पता है आपको व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से परेशान होता है? वो होता है प्रेशर से। प्रेशर जिसको हम कहते हैं दबाव। और व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन इसी दबाव को झेलने में पूरा एकदम खर्चा कर देता है। भारतीय कानून के अंतर्गत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत भी दबाव को लेकर एक अलग प्रोविज़न दिया गया है। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी कि एक जो विल होता है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में किसी संविदा के केस में कोई व्यक्ति अपनी सहमति दे रहा है, सम्मति दे रहा है, एसेंट दे रहा है, तो उसकी जो विल होगी, जो कंसेंट होगा, वो फ्री होना चाहिए। किसी भी तरह से मतलब छल या छलावा या किसी बाह्य कारणों की वजह से, बाहरी चीज़ों की वजह से नहीं होना चाहिए। और इसको फ्री होने के लिए, उस कंसेंट को फ्री होने के लिए ज़रूरी होता है कि ये 4-5 फैक्टर्स जो कि सेक्शन 15, सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 तक बताए गए हैं, इन सब चीज़ों से विमुक्त हो, पूरी तरह से छूटा हुआ हो। तो इसी तरह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दबाव को भी फ्री विल के ऊपर एक तरह से एक अवरोध माना गया है। और इस दबाव के बारे में प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 15 में, और सेक्शन 16 बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15 और सेक्शन 16 में दिए गए इस कोर्सियन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में, ये हैं क्या, इनके प्रोविज़न क्या हैं, इनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इनके सब पॉइंट्स क्या हैं, और इनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लीडिंग लैंडमार्क केसेस कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए सेक्शन 15 और सेक्शन 16 के इस प्रोविज़न वाले वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पहले प्रोविज़न के बारे में, जो कि सेक्शन 15 में दिया गया है, जिसको हम कहते हैं कोर्सियन। हिंदी में इसको कहते हैं दबाव। दबाव सुनकर आपको कुछ फील हो रहा होगा। आपकी पूरी ज़िंदगी, अब तक की पूरी ज़िंदगी इसी में तो बीत गई भाई। दबाव के मैनेजमेंट में लोग तो प्रेशर हैंडल करने का, मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं अलग से कि उनको प्रेशर मैनेज कैसे करना है। ज़्यादातर लोग आत्महत्या या सुसाइड इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। इसलिए प्रेशर है क्या, भारतीय कानून में, इंडियन लॉ सिस्टम में या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है, ये तो जाननी ही चाहिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दबाव के बारे में, कोर्सियन के बारे में जो प्रोविज़न दिया गया है वो सेक्शन 15 में दिया गया है। और सेक्शन 15 में दिया गया प्रोविज़न ये कहता है कि कोर्सियन इज़ द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। सार्थ इतना है, पर्याय इतना है। इसको आप पूरा प्रोविज़न पढ़ने के बाद इसको अगर आप इसमें की पॉइंट्स नोट डाउन करना चाहें तो इसको आप बेसिकली 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि कृत्य क्या हुआ है, एक्ट क्या हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है। और तीसरी चीज़ ये है कि इस पूरे एक्ट को करने का इंटेंशन क्या रहा है डूअर का। तो एक्ट क्या हुआ है, एक्ट पहले में सबसे पहली चीज़ तो ये हुआ है कि किसी क्राइम को कमिट किया गया है या उसको कमिट करने की धमकी दी गई है, थ्रेटनिंग की गई है, उसको धमकाया गया है, जो कि इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत निषिद्ध किया गया, इसको क्राइम बनाया गया है। या फिर अगर ये नहीं हुआ है तो दूसरे पॉइंट के अंतर्गत किसी प्रॉपर्टी को डिटेन किया गया है या डिटेन करने के लिए धमकी दी गई है किसी रॉन्ग डूअर के द्वारा। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, ये एक्ट जो है ये क्राइम हो जाते हैं, जो कि इंडियन पिनल कोड में फॉरबिडन किए गए हैं, इनको निषिद्ध किया गया, इनको क्राइम बताया गया, ऑफेंस बताया गया है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि जिस व्यक्ति के साथ ये किया गया है वो उसके साथ किस तरह का प्रीजुडिस कर देता है, यानी कि इसके ऊपर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव कारित करता है। और इसको करने वाले व्यक्ति का इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन मात्र इतना है कि इन दोनों ही एक्ट को करने के बाद वो सामने वाली पार्टी को किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में, किसी तरह के एग्रीमेंट में एंट्री दिला सके, उनके साथ किसी तरह का एग्रीमेंट कर सके। इसका प्रोविज़न जानने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन जानना भी ज़रूरी हो जाता है। और इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि भले ही ये कोर्सियन कहीं भी काउज हुआ हो, किसी भी प्लेस पे, किसी भी जगह पे हुआ हो, चाहे वहाँ पे इंडियन पिनल कोड लगता हो या ना लगता हो, अगर किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा या किसी ऐसे ही व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो इसे कोर्सियन ही माना जाएगा, दबाव ही माना जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि ये इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 3 और 4 में जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल
टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का प्रोविजन दिया गया है वो यहाँ पर पूरी तरह से लागू होता है। कोर्सियन को कमिट होते हुए इसका एग्जाम्पल आपने बहुत पहले से हिंदी के पुरानी फिल्मों में, जो बॉलीवुड की पुरानी फिल्में रही हैं या नई फिल्मों में भी देखा होगा कि चाकू या बंदूक के दम पर खोपड़ी पर एकदम गन पॉइंट पे रख के खोपड़ी किसी सामने वाले व्यक्ति से किसी कागजात में हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं या किसी तरह का एग्रीमेंट कर लिया जाता है या किसी तरह का कोई ऐसा काम कर लिया जाता है, जबकि वो नहीं करता अगर वो गन उसकी खोपड़ी पर नहीं रखी होती। तो वो उस डर की वजह से, उस दबाव की वजह से वो ऐसा काम कर देता है। और ये इस तरह से यहाँ पर एक तरह का ये समझ सकते हैं कि काउज हुआ है कोर्सियन का या दबाव का। रंग नायकम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी के केस में ऐसा हुआ था कि एक औरत थी जिनके पति की डेथ हो गई थी और ऑन स्पॉट वहाँ पर उनकी जो शव है उनका वो घर में ही पड़ा हुआ है और उस विधवा से, उस औरत से कहा जा रहा है कि ये शव तभी दाह संस्कार के लिए ले जाया जाएगा, तभी उसको यहाँ से हटाया जाएगा जबकि आप एक बच्चे को गोद ले लेंगी, अडॉप्ट कर लेंगी। और इस वजह से क्योंकि उनके पति का अंतिम संस्कार करना था जो विधवा थी, और इसलिए विधवा ने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। बाद में कोर्ट ने इस चीज़ को कोर्सियन कहा, दबाव कहा, क्योंकि यहाँ पर जो विधवा थी उनका फ्री विल नहीं था, उनके ऊपर एक तरह का दबाव डाल के उनको इस तरह का एडॉप्शन कराया गया, इसलिए ये जो एडॉप्शन है ये वैलिड नहीं माना गया। ऐसे ही एक दूसरा केस था जिसको हम कहते हैं चिक्कम अमीर राजी वर्सेस चिक्कम शेषम्मा। इस केस में क्या हुआ था, एक महोदय थे, हस्बैंड महोदय, वो बड़े चालाक, मतलब एकदम बड़े चक्कर टाइप के, उन्हें अपने भाई के फेवर में एक रिलीज एग्जीक्यूट कराना था और इस वजह से उन्होंने अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को धमकी दी कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, और सुसाइड की धमकी देकर इन्होंने ये रिलीज एग्जीक्यूट करा लिया। बाद में कोर्ट ने फिर वही किया, कहा कि भैया ये आपने एक तरह का दबाव देकर कोर्सियन करके ऐसे तरह के एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कराया है और इस वजह से आपका ये एक्ट जो है वो लॉफुल ना होकर अनलॉफुल होगा और वो जो रिलीज था वो इनवैलिड घोषित कर दिया गया। देन हम आते हैं आप सेक्शन 16 के अंतर्गत दिए गए अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं अवांछित प्रभाव या अनुचित प्रभाव। ये एक ऐसा प्रोविज़न है जो आप बचपन से लेके आज तक इसे भी लगातार आप झेलते आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई नई चीज़ लेने की बात हुई, नया कपड़ा लेने की बात हुई, नई साइकिल लेने की बात हुई, नया बैग लेने की बात हुई, लेकिन आपके ऊपर एक तरह का दबाव डाल के आपको वो काम करने से रोक दिया गया, आपको कुछ और कर दिया गया। आपने कहा कि नहीं भैया हम साइंस स्ट्रीम नहीं लेंगे, हम कॉमर्स से पढ़ेंगे, लेकिन सामने वाली किसी पार्टी ने अपनी पोजीशन का, अपने पद का गरिमा दिखाते हुए, उसका बल एकदम दिखाते हुए, प्रभाव दिखाते हुए आपको यहाँ पर साइंस स्ट्रीम लेने पर मजबूर कर दिया। आपको लेना था केटीएम बाइक, लेकिन आपको सामने वाली पार्टी ने, आपके पिताश्री ने, आपकी माताश्री ने, आपके बड़े भाई ने अपने पद का प्रभाव दिखाते हुए, अपने पद का जलवा दिखाते हुए आपको स्प्लेंडर दिलाने पर मजबूर कर दिया। ऐसे ही कई बार हुआ होगा कि आप करना अपने मन की चाहते होंगे, लेकिन सामने वाली पार्टी ने, जो आपके पिताश्री, आपके भाई, आपके रिश्तेदार या कोई ना कोई वो व्यक्ति जो कि आपके विल को इफेक्ट कर सकता है, उन्होंने आपके उस मत को, उस ओपिनियन को चेंज करके किसी और ओपिनियन में बदल दिया होगा। ऐसी तरह के मतांतरण को, मत के परिवर्तन को लॉ की लैंग्वेज में अनड्यू इन्फ्लुएंस या अवांछित प्रभाव कहते हैं। सेक्शन 16 में दिए गए प्रोविजन में ऐसा कहा गया है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस ये है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी इंड्यूस्ड बाई under influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. Second point is, in particular and without prejudice to the generality of foregoing principle, a person is deemed to be in a position to dominate the will of other, A, where he holds a real or apparent authority over the other, or where he stands in fiduciary relation to other, or B, where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, or mental or bodily distress. C, where a person who is in a position to dominate the will of another enters into a contract with him and the transactions appears on the face of it on the evidence adduced to be
unconscionable, the burden of proving that such contract was not induced by under influence shall be upon the person in a position to dominate the will of the other। कहने का तात्पर्य ये, इसके एसेंशियल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन ऐसा है जिनमें से एक व्यक्ति इस पोजीशन में है कि वो सामने वाली पार्टी की फ्री विल को अफेक्ट कर सकता है, उनके विल को डोमिनेट कर सकता है, उसमें चेंज ला सकता है, और वो अपनी इस पद की वजह से चेंज लाता है। सामने वाली पार्टी जो है, जो कोई भी हो सकता है, पार्टी ए बी पार्टी के विल को चेंज कर देता है, डोमिनेट कर देता है अपने पद की वजह से। तो अगर ये व्यक्ति ऐसा कुछ करता है, ये ऐसा कोई कार्य हुआ है, तो ऐसा कहा जाएगा कि यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉज हुआ है। अब इस अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड कुछ प्रिजम्पशन है जो कि एक डोमिनेशन वाले पर्सन के बारे में है कि कौन पर्सन डोमिनेट कर सकता है किसी व्यक्ति के विल को। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रिजम्पशन हैं, कुछ पूर्व धारणाएं हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है, जो कि इसके क्लॉज 2 में दी गई हैं, दूसरे वाले क्लॉज में। तो उसमें ये बताया गया है कि इसमें सबसे पहले वो लोग किसी व्यक्ति के विल को डोमिनेट कर सकते हैं जो कि रियल अथॉरिटी में हैं या अपेरेंट अथॉरिटी में हैं। रियल अथॉरिटी में कौन होते हैं? जिनके पीछे एक तरह का लीगल बाउंडेशन होता है, वो लीगली बाउंड होते हैं। जैसे कि एक बॉस अपने सर्वेंट को अगर कुछ करने के लिए ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पर सर्वेंट वो करने के लिए लीगली बाउंड है। तो यहाँ पर बॉस जो है वो एक डोमिनेंट अथॉरिटी है, यहाँ पर डोमिनेशन वाली कंडीशन में है। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई ऐसा है जो एक सुपीरियर अथॉरिटी अपने इन्फीरियर अथॉरिटी को, पुलिस डिपार्टमेंट में भी सुपीरियर इन्फीरियर होते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो रियल अथॉरिटी का होगा, जहाँ पर एक व्यक्ति जो कि सुपीरियर है वो काफ़ी डोमिनेशन वाली पोजीशन में होता है, जो सामने वाली पार्टी जो इन्फीरियर है उनके विल को डोमिनेट कर सकता है, उनको इफेक्ट कर सकता है, उनके विल को चेंज कर सकता है, मतांतरण कर सकता है। इसलिए ऐसे टाइप के अथॉरिटी को रियल अथॉरिटी कहते हैं। अपेरेंट अथॉरिटी क्या होता है? अपेरेंट अथॉरिटी का मतलब होता है कि वो तरह की अथॉरिटी जो दिखने में लगती हो कि हाँ भैया ये पावर वाले हैं, प्रभुत्व वाले हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ खाली पीली, मेरे पास कोई काम नहीं है, कहीं भी बस स्टैंड के सामने बैठा हुआ हूँ, और एक आदमी आ जाए एकदम फुल भौकाल में, सूट बूट पहन के, टाई वाई, और मुझे आके एकदम से डांट दे सिविल यूनिफॉर्म में, और अपने आप को एक पुलिस की तरह पेश करे। तो हालांकि वो पुलिस एक तरफ से, क्योंकि वर्दी नहीं पहन रखी है तो पुलिस हम नहीं मान सकते, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को ऐसा पेश कर रहा है, तो यहाँ पर उसके पास एक अपेरेंट अथॉरिटी आ जाती है कि वो मेरे विल को, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अगर मैं लखनऊ जाने की सोच रहा हूँ, वो अगर मुझे डांट डूट देगा तो मैं गाड़ी उठा के अपने घर भागाऊंगा, मेरा विल यहाँ पे चेंज हो गया, मेरा मत जो है वो चेंज हो गया। और यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपेरेंट अथॉरिटी का यूज किया है, तो ये हो जाएगी अपेरेंट अथॉरिटी। तीसरा आता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। इसको आप ये समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक ओवर्ट पोजीशन पे पहुंच जाए, ट्रस्ट की या बिलीव की, विश्वास की चरम अवस्था पे पहुंच जाए, अंधभक्त हो जाए कि आंख मूंद के जो बोला गया, उस आदमी को इमली दिखा के बोला गया कि भैया ये इमली नहीं आम है, तो ये वाला बंदा बोल दिया अरे पक्का आम है, बहुत मीठा है, हम तो खा के एकदम मज़ा आ गया इसको। ये होता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप। तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति की बीच में ब्लड रिलेशन हो, रक्त संबंध हो, या कोई रिश्तेदारी में ही आते हो, कोई भी आदमी फिड्यूशरी रिलेशनशिप में हो सकता है। भारत में मुख्यतः जो फिड्यूशरी रिलेशनशिप पाए जाते हैं वो एक किसी धर्म विशेष के गुरु और उनके चेलों में पाए जाते हैं। वो हिंदुओं में भी हैं और वो मुस्लिमों में भी हैं, वो क्रिश्चियंस में भी हैं। जैसे कि कई बार आप केरल में केसेस पढ़ते होंगे कि किसी पोप ने अपने चेले को कुछ भी अंग्रेजी रटा पटा के कुछ भी गॉड के नाम पर बता के उनकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली हो और उसको पूरे चर्च की प्रॉपर्टी बना दी हो। तो यहाँ पर जो पोप है वो डोमिनेशन वाली अथॉरिटी में आता है, वहाँ पे डोमिनेशन वाले पोजीशन पे है कि वो अपने डिवोटी के या चेले की मत को परिवर्तित कर सकता है, उनमें चेंज ला सकता है, उनको डोमिनेट कर सकता है। और इसलिए इस तरह के रिलेशन को फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहा जाता है। यानी कि इतने टाइप में जो रियल अथॉरिटी, अपेरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशरी रिलेशनशिप में मैंने जितनी चीज़ें बताई, इसके अंतर्गत जितने भी लोग आएंगे ये उस पोजीशन में होंगे जो काफ़ी डोमिनेशन वाली पोजीशन होती है, जो सामने वाली पार्टी के मत को, उनके विल को डोमिनेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं।
और इसलिए ये इनके रिगार्डिंग कुछ प्रिजम्पशंस कानून में बताए गए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ का है। तो बेसिकली इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो ओनस है ये उसी पार्टी पर जाता है जिसने कि यहाँ पर आरोप लगाया होता है, जो इस मामले में प्लेंटिफ होती है, वादी होती है। लेकिन अगर यहाँ पर मामला सेक्शन 16 के क्लॉज 3 का है या किसी पर्दानशी औरत के मामले में है, तो यहाँ पे जो ओनस है वो शिफ्ट होकर एक्यूज्ड पर आ जाता है, उस व्यक्ति पर आ जाता है जिसके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है। जैसे चांद सिंह वर्सेस राम कौर के केस में हुआ था। यहाँ पर एक पर्दानशी औरत थी जो 70 साल की थी, जिसकी 3 बेटियाँ थी। तो ऐसा हुआ कि उसने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया कि अपना पूरा जो एंटायर लैंड है, जितनी उसकी संपत्ति उठाकर किसी एक टेनेंट को, जो किराएदार था, उसको दे दी। तो यहाँ इस मामले में जब ये मामला कोर्ट में पहुँचेगा तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये उस टेनेंट पे जाएगा, उस किराएदार पर जाएगा जिसके नाम पर ये पूरी प्रॉपर्टी की गई है। और साथ ही साथ ऐसे तरह के ट्रांजैक्शन जिसमें दाल में कुछ काला नहीं, संपूर्ण दाल काली लगती है, जो एक ही बार में सुनने में, देखने में या पढ़ने में ही लगता है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ छल तो ज़रूर हुआ है, ऐसे तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इनको अनकॉन्शनेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, जो कि प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशरी के प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार प्री में ये क्वेश्चन आया है कि अनकॉन्शनेबल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे दिए गए हैं, किस सेक्शन में दिए गए हैं, इसका प्रोविज़न कहाँ पे दिया गया है। तो ये सेक्शन 16 में ही दिया गया है, इसके क्लॉज में ही दिया गया है, इसलिए आप इस चीज़ को भूलिएगा मत। अब यक्ष प्रश्न आता है कि अनकॉन्शनेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। बेसिकली अनकॉन्शनेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पर एक ही बार में प्राइमा फेसी या किसी एविडेंस के लाने पर, कोई अगर एविडेंस दिया गया, इन दोनों ही पक्ष में ऐसा मतलब पूरी तरह से साबित हो जाए, ऐसा प्रतीत हो जाए, लग जाए, पुख्ता अंदेशा हो जाए कि कुछ न कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है जो कि मतलब अननेचुरल है, जो सामान्यतया होना नहीं चाहिए, जनरल टर्म में होना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन ये भाई जनरल से हटके कुछ अलग जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें एक बार में गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा लग जाते हैं, उन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं अनकॉन्शनेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि अगर कोई मकान मालिक है वो अपने किराएदार को अपनी संपूर्ण संपत्ति क्यों देगा, या कोई आदमी है वो अपना अच्छा खासा स्मार्टफोन जो एप्पल का है, जो 13, 20 जो भी मान सकते हैं, 10 है, वो किसी राह चलते आदमी को क्यों देगा। अगर वो दे रहा है मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को अनकॉन्शनेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। इसमें एक केस था जिसको कहते हैं वाजिद खान वर्सेस राजा इवाज अली खान। तो इसमें क्या हुआ था कि आप ये समझिए कि एक औरत थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी और किसी तरह के बिजनेस को नहीं चला पा रही थी। तो उसने क्या किया, उसके एक मैनेजिंग जो एजेंट थे, जो कॉन्फिडेंशियल मैनेजिंग एजेंट थे, उनके नाम पर एक बेनिफिशियल एक ट्रस्ट कर दिया, मतलब किसी तरह का ट्रस्ट या ट्रांजैक्शन ऐसा कर दिया। जब ये कर दिया गया तो उसके बाद इस पर संदेह उठाया गया, इस पर सवाल उठाया गया, मामला कोर्ट में पहुंचा। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भाई क्यों कोई औरत अचानक से अपनी प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा किसी एक अपने एजेंट को दे देगी, एक मैनेजिंग एजेंट को दे देगी। इसलिए यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड घोषित कर दिया गया, ये वैलिड नहीं माना गया। और सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्दानशी वुमेन। अब पर्दानशी सुनते ही आपके दिमाग में कहीं ये वाला पिक्चर तो नहीं आ गया? ओ भाई लोग, सलाम आंटी। सलाम। अबे आंटी होगा तेरा बाप, मैं हूँ मैं ही हूँ। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि पर्दानशी औरत का मतलब ऐसी तरह की औरतें होती हैं, ऐसी तरह की वुमेन्स होती हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। इंडियन लॉ सिस्टम के अंतर्गत पर्दानशी औरत उस व्यक्ति को माना गया है जो कि सोशल इंटरेक्शन से दूर रहती हैं, जो कि ज़्यादा सोशल नहीं है, जो अपने में ही रहती हैं, जो बाहर निकलना इतना मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करती। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एंटी सोशल होती हैं, इंट्रोवर्ट टाइप की होती हैं। तो ऐसी तरह की औरतों को पर्दानशी वुमेन माना गया है। अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्दानशी वुमेन के साथ किया गया है तो ऐसे कंडीशन में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? तो इस केस में इन दो दिए गए केसेस के अंतर्गत ये हेल्ड किया गया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्दानशी औरत के साथ किया गया है तो ऐसा माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज किया गया है। इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छल जरूर किया गया है, और तब तक ये अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा जब तक कि सामने वाली पार्टी, जो दूसरी पार्टी है इसमें, जिसके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है कि इसने डोमिनेशन किया होगा, ये डोमिनेंट अथॉरिटी है,
वो साबित ना कर दे कि सामने वाली औरत जो कि पर्दानशी औरत है उसने यहाँ पर अपनी विल जो है, अपना जो सहमति है वो इंटेलिजेंट वे में अपनी स्वयं की बुद्धिमत्ता से और एक स्वतंत्र सहमति दी थी। तो जब तक ये साबित नहीं कर देता तब तक इस संपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट को अनडू इन्फ्लुएंस से प्रभावित माना जाएगा। तो ये था पूरे अनडू इन्फ्लुएंस और कोर्सियन के बारे में सारा कुछ प्रोविजंस। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारा ये मुहिम पसंद आ रहा है तो साझा ज़रूर करिएगा।